हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 12 के एक ऐसे क्वेश्चन पेपर को लेकर के आ चुके हैं जो पिछले साल में पूछा गया था, यानी 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होते हैं, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही हमारे नए क्वेश्चन पेपर बनते हैं और वैसे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो हिंदी को लेकर के है। ठीक है, हिंदी के पेपर को लेकर के बहुत से बच्चों को जो है टेंशन रहता है, उस टेंशन को मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो विश्वास मानिए आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें तो समय 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप करेंगे 12th क्लास में 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है और 3 घंटा आपको पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। हिंदी का पेपर जो है 100 नंबर का रहेगा। आगे बात करें निर्देश की, तो निर्देश यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। पहला निर्देश है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क और खंड ख में विभाजित है। ठीक है, 2 खंड में विभाजित है, तो दोनों खंड को हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के जरूर अंत तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। दूसरा हमारे पास निर्देश है दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी दोनों खंड में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले खंड की बात करें, खंड क की बात करते हैं। ठीक है, तो खंड क के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। पहले क्वेश्चन में आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, फिर दूसरा प्रश्न में भी आपको जो है 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ठीक इसी तरीके से 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। और इन 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले साल के ही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नए साल में पूछे जाते हैं। तो 2025 में हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है, माधुरी पत्रिका जो है द्विवेदी युग में जो है प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ठीक है, शेखर एक जीवनी इसके लेखक कौन है, तो आप सभी को याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी हैं। ठीक है, तो अज्ञेय बस लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि अज्ञेय जी जो है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कफन किस विधा की रचना है। तो कफन की अगर बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी है। ठीक है, क्या है, कहानी। तो ये कहानी विधा की रचना है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैला आंचल उपन्यास है, मैला आंचल किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। और ये कैसा है, मतलब आंचलिक कहानी पे ये संबंधित है, तो आंचलिक लिख लीजिएगा। और देखिए मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, क्या कौन है, फाड़ीश्वर नाथ रेणु, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंधा युग रचना के लेखक कौन है। अंधा युग की रचना जो है ये किसकी रचना है, तो आप सभी को याद रखना है धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की बात करें तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास ने इसको लिखा है और ये जो है भाषा अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, परमाल रासो की रचना काल है। परमाल रासो किस काल में लिखी गई रचना है, तो आदिकाल में। किस काल में, आदिकाल में। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छायावाद की रचना नहीं है। छायावाद की रचना नहीं है, तो इसमें देखिए कमायनी जो है ये भी छायावाद की है। साकेत, साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। तो ये जो रचना है ना, ये छायावाद युग की नहीं है बल्कि द्विवेदी युग की है। अब बाकी सारी जो रचनाएं दिख रही है ये सभी छायावादी युग की रचनाएं हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह करके की। नौका विहार जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, इन्होंने कहां पे किया था इसकी रचना, तो आप सभी को याद रखना है इलाहाबाद में रह करके इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो इलाहाबाद ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है मैत्रेयी पुष्पा, चौथा है लक्ष्मीबाई। आप सभी को याद रखना है वेदना की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। महादेवी वर्मा को वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है क्योंकि ये करुण रस की कविताएं लिखा करती थी। ठीक है,
अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी से कैसा पूछा जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेगा वो क्वेश्चन होगा गद्यांश पे आधारित प्रश्न, बिल्कुल डिटो ऐसा ही आने वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही तीसरे नंबर में भी आपके गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल जो इसका नंबर मिलेगा आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात और इंपॉर्टेंट, आपको जो गद्यांश दिया जाएगा वो एक ही गद्यांश नहीं दिया जाएगा, 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों गद्यांश में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। गद्यांश की बात कर रहा हूं अभी, तो 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो जो भी गद्यांश आपको अच्छे से आता है उसके 5 प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे देंगे तो 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं, तो ये कितने नंबर यहां से बन जाएंगे, 10 नंबर। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको दोनों में से किसी एक का ही लिखना है, किसी एक के ही 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, चाहे आप ऊपर वाला इसको करें या फिर अथवा करके इधर हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक कोई। और हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये 10 नंबर यहां से आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखना है। और इसको कैसे लिखना है, ट्रिक से कैसे लिखना है, इस बात को मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपको जो है ट्रिक से बना करके कैसे लिखना है किसी भी गद्यांश को, ताकि आपको 10 में 10 नंबर मिल जाए, 10 में 9 या 8 नंबर न मिले, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे नंबर कट जाते हैं क्योंकि वो सही से लिखना नहीं जानते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न यही रहने वाला है आपके 2025 के एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो इसमें जो है पद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 10 नंबर के होंगे। इसमें भी 2 पद्यांश दिया जाएगा अथवा करके, एक ही पद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और हर 5 प्रश्न जो होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे, तो यहां से 10 नंबर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चाहे आप ऊपर वाले पद्यांश को हल करें, इसके 5 प्रश्नों का उत्तर दें, या फिर अथवा करके हमारे पास जो दिया है तो दूसरा पद्यांश की भी आप 5 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, यहां से भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है, दोनों पद्यांश के किसी 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में आपको क्या मिल रहा होगा, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा जो है इसकी 80 होनी चाहिए, यानी 80 शब्दों में कम से कम लिखा होना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक 80 शब्दों में इसे पूर्ण कर लेना है। तो इनका क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना है और इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखनी है। तो 3 आपके पास लेखक का नाम दे देगा, किसी एक लेखक का ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उसकी रचनाओं को लिखना है। तो इन तीनों में से जिसका भी आपको याद हो उसका लिखना है। जीवन परिचय को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिलेगा और वहां से जाकर के इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके कौन कौन से है ये भी बात मैंने उसमें बताया हुआ है। अगला आपसे इसी में 5वें प्रश्न में ही आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी शब्द सीमा 80 होनी चाहिए और यहाँ पे 3 कवियों का नाम देगा, इन कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय लिखना होगा, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया है। तो इसके लिए 5 नंबर, इसके लिए 5 नंबर, 10 नंबर यहाँ से आपको मिल रहे होंगे, ठीक है, 5वें प्रश्न में भी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि आप ध्यान लगा रहे हैं 2 नंबर के प्रश्नों में, 1 नंबर के प्रश्नों में, तो वहां पे उतनी बुद्धि और उतना ज्यादा कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। 1-2 नंबर वाले प्रश्नों का सटीक आंसर दीजिए, बाकी इन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से याद करना है, इन सारी चीजों को मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा आपके पास कहानी के बारे में। तो देखिए लाटी कहानी का कथा वस्तु या सार लिखिए। तो देखिए लाटी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखना है, इसके लिए अधिकतम शब्द सीमा है 80, ठीक है। और ये लिख सकते हैं आप, या फिर इसके अलावा एक और कहानी दिया रहेगा, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए 80 शब्दों में, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। तो कहानी से भी आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उद्देश्य के बारे में पूछ सकता है या फिर उसके सारांश के बारे में पूछ सकता है, दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, इसके लिए 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप सभी के पास है 7वां नंबर, ये हमारे पास है खंडकाव्य पे आधारित, ठीक है। खंडकाव्य जो होता है आपका, ये आपके अलग अलग जिले में अलग अलग खंडकाव्य को पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे देवरिया जिला है तो इसमें रश्मि रथी आपको पढ़ना होगा, इस बात को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे कि आप अपने जिला के अनुसार देख लेंगे कि कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है और उसको तैयार कर लेंगे। ऐसे प्रश्न वहां पे मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके खंडकाव्य से पूछे जाते हैं और ये भी 5 नंबर का ही पूछा जाता है, ठीक है। 8वें प्रश्न की अब बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। तो 8वां प्रश्न जो होगा ना आपका संस्कृत में गद्यांशों से संबंधित होगा। संस्कृत के गद्यांश आपको 2 दिए रहेंगे और दोनों में से किसी एक गद्यांश का ही आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। यानी कि 2 यहाँ पे गद्यांश आपको दिख रहे होंगे, अथवा करके दिया है, एक दिया है और फिर अथवा लिखा है, फिर एक दिया है।
इन दोनों गद्यांश में से जिसका भी आपको हिंदी अनुवाद पता है उसका संदर्भ लिखिए और उसका अनुवाद कर दीजिए। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 7 नंबर। अब ठीक इसी तरीके से अगला जो इसमें ख नंबर खंड आएगा 8वें प्रश्न में ही, तो 8वां प्रश्न में अब आपके पास जो है संस्कृत के जो 2 पद्यांश दिए जाएंगे यहाँ पे, और दोनों पद्यांश यानी श्लोक दिए जाएंगे और श्लोकों के संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 14 नंबर आपके संस्कृत खंड से यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर में आपके पास प्रश्न आएगा, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आगे। तो 9 नंबर से शुरू होगा, ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से आपके जो है व्याकरण के प्रश्न शुरू होंगे। तो यहाँ पे हमके कह रहा है कि ये मुहावरा है और इन मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 4 दिए रहेंगे, किसी एक का ही आपको लिखना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुंह फुलाना, ठीक है, यानी गुस्सा होना, तो इस तरीके से आप इसका अर्थ लिख देंगे और इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों में से किसी एक कोई जो आपको पता है उसको कर देंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 10वां नंबर प्रश्न आपके पास आएगा अपठित गद्यांश से, यानी कि एक ऐसा गद्यांश आपको दिया रहेगा जो आपकी बुक का नहीं होगा और इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे ना, 2 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 5 नंबर इसमें मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो अपठित गद्यांश से भी संबंधित आप प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपठित गद्यांश है, इसको हमने कभी पढ़ा नहीं है और इसी में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे छिपा हुआ है। तो इसी में से ढूंढ करके हमें यहाँ पे इसका उत्तर देना है और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 11वें प्रश्न में क्या मिल सकता है आपको, तो 11वां प्रश्न में आपको मिलेगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें क्या करना है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। जैसे कि वसन और व्यसन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वसन का मतलब होता है जैसे वस्त्र, ठीक है, और व्यसन का मतलब होता है आदत, तो ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वसन और व्यसन का मतलब होता है वस्त्र और आदत, तो ये ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका सही शब्द क्या हो गया, सही अर्थ क्या हो गया, ये वस्त्र और आदत। ठीक है, अब अन्न और अन्य दिया गया है, तो अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा, तो देखिए अनाज और दूसरा, तो ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मैच करेंगे 2025 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। इनमें से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। मान लीजिए कि चपला है, तो चपला के 2 अर्थ लिखिए, यानी पर्यायवाची लिखना है। चपला को हम बिजली कहते हैं, यानी बिजली को ही चपला बोला जाता है, बिजली का ही पर्यायवाची होता है चपला। अब इसको हम चंचल भी कह सकते हैं। ठीक है, चपला को ही चंचल कहते हैं। चपला, चंचल, बिजली, ये सभी क्या है, बिजली के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, 2 अर्थ हो गए यहाँ पे, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा देता है उसको क्या बोला जाता है, शिक्षक बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सवाल। ठीक है, तो ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, आपको जो है कम से कम समय में ही अच्छी तैयारी करनी है। अब घबराइएगा मत कि कम समय है तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, तैयारी कीजिए, आपकी बेस्ट तैयारी होगी। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सारी चीजें? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको जो है यहाँ पे 4 वाक्य दे रखे हैं और इन चारों वाक्यों को गलत लिखा है, अशुद्ध करके लिखा है। अब इसको शुद्ध करके लिखना है। कहीं पे हो सकता है कि मात्रा गलत हो, कहीं पे हो सकता है कि आपको सेंटेंस गलत हो, शब्द का इधर उधर हो जाए। जैसे कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, या फिर मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ, ऐसा होगा ना। तो इसका शुद्ध शब्द लिखिएगा, तो इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो किसी 2 को ही हमें शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, 4 में से किसी 2 को ही। अगला जो प्रश्न होगा 12 नंबर में, ये काव्य सौंदर्य के तत्वों से प्रश्न पूछे जाएंगे, क ख ग करके। यहाँ पे रस होगा, यहाँ अलंकार, और यहाँ पे छंद से प्रश्न पूछा जाएगा। तो रस में अगर बात करते हैं तो संयोग, श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण, और इसका जो है एक उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए दोनों का। तो दोनों में से किसी एक का ही, चाहे आप संयोग श्रृंगार का लिख रहे हो या फिर करुण रस का लक्षण और उसका उदाहरण लिख रहे हो, दोनों में से किसी एक का ही, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। फिर अलंकार में बात करें तो यमक अलंकार और रूपक अलंकार, इन दोनों अलंकारों की परिभाषा देते हुए इनका उदाहरण लिखना है, इसके लिए 2 नंबर। दोनों में से किसी एक का ही लिखना है, चाहे आप रूपक का लिखें या यमक का लिखें। ठीक है,
अगला है छंद, तो दोहा लिखिए या सोठा, दोनों छंद में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है, इसके लिए भी 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से काव्य सौंदर्य के तत्वों में से आपके कितने नंबर, 6 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हर साल। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न होगा 13 नंबर, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि एक अधिकारी को आपको पत्र लिखना है अपने गांव की सफाई के लिए। तो पत्र लेखन भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि पत्र को कैसे लिखा जाता है, इस बात को मैं अभी अपने वीडियो में बताऊंगा। अब बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो देखिए अब इसमें अथवा करके एक और भी प्रश्न पूछ देगा। अब विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, बिल्कुल आसान पत्र यही है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपको तैयार है वो पत्र लिखेंगे, आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो होगा हिंदी के क्वेश्चन में, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके निबंध से। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि अपने भाषा शैली में जो है आपको निबंध लिखना है, और इतने सारे टॉपिक दिए रहेंगे और किसी एक टॉपिक पर ही आपको लिखना है। इतने सारे टॉपिक में आप किसी न किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा जानते ही होंगे, और उसी टॉपिक पे अपनी भाषा शैली में निबंध बना करके लिखना है। इसके लिए 9 नंबर मिलने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए निबंध को बहुत ही सुसज्जित ढंग से लिखिएगा, रोचक निबंध लिखिएगा। निबंध को कैसे रोचक बनाया जा सकता है इस बात को मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वहां भी लिंक मिल जाएगा, सारी चीजों को मैंने पढ़ा रखा है लगभग, ठीक है। तो उन सभी चीजों को देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।